10 नवंबर 2025 शाम के करीब 6:52 पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में रोज की तरह ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हॉर्नों का शोर, टूरिस्ट बसेस की भीड़ और सड़क के किनारे खड़े चाट वेंडर्स, सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था। लेकिन उस भीड़ के बीच एक सफेद Hyundai i20 धीरे धीरे सिग्नल की तरफ बढ़ रही थी। सीसीटीवी कैमरास ने उस गाड़ी को कैप्चर किया, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड्स में भारत की राजधानी पिछले एक दशक का सबसे खौफनाक ब्लास्ट देखने वाली है। फिर अचानक एक डेफनिंग एक्सप्लोजन ने पुरानी दिल्ली की हवा को चीर दिया। आग की लाल लपटें सड़क पर खड़ी गाड़ियों को निगलने लगी। मेट्रो स्टेशन के आसपास लोग चीखते हुए भागने लगे। डजन्स व्हीकल्स जलने लगे। कुछ ही सेकंड्स में धुआं इतना घना हो गया कि रेड फोर्ट की लाल दीवारें भी धुंधली नजर आने लगी। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में इमरजेंसी कॉल्स फ्लड होने लगी। फायर टेंडर्स और एम्बुलेंसेस चांदनी चौक की भीड़ चीरकर ब्लास्ट साइट की तरफ दौड़ने लगे। उस शाम दिल्ली ने सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं सुना था, उसने अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी वार्निंग महसूस की थी। शुरुआती मिनट्स में कंफ्यूजन था। कुछ लोगों ने इसे गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन कहा। सोशल मीडिया पर फेक फोटोज और पुराने वॉर विजुअल्स वायरल होने लगे। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के फैक्ट चेक यूनिट्स ने कुछ ही घंटों में मिस इन्फॉर्मेशन को डीबंक करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट एजेंसीज को पहले ही शक हो चुका था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। रात 8 बजे के बाद नॉर्थ ब्लॉक के अंदर इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हो गई। होम मिनिस्टर अमित शाह को डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनिशियल फॉरेंसिक इनपुट्स भेजे गए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने ब्लास्ट साइट सील कर दिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को एक्टिवेट कर दिया गया। कुछ ही घंटों में दिल्ली हाई अलर्ट पर चली गई। मुंबई, उत्तर प्रदेश और बॉर्डर स्टेट्स में भी सिक्योरिटी टाइटन कर दी गई। लेकिन असली कहानी ब्लास्ट के बाद नहीं, उससे कई महीने पहले शुरू हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब सीसीटीवी टाइमलाइंस और मोबाइल टावर डंप्स को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, तब एक डिस्टर्बिंग पैटर्न सामने आया। ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई Hyundai i20 उस दिन हरियाणा से दिल्ली एंटर हुई थी। कार का मूवमेंट अनयूजुअली स्लो था। कैमरास ने दिखाया कि गाड़ी कई घंटों तक रेड फोर्ट के आसपास अलग-अलग रूट्स पर सर्कुलेट करती रही, जैसे कोई एग्जैक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहा हो। फोरेंसिक टीम्स को ब्लास्ट साइट से अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल मिक्सचर के ट्रेसेस मिले। इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड टेरर मॉड्यूल की तरफ पॉइंट करने लगी। और फिर एक नाम एजेंसीज के रेडार पर आया, डॉक्टर उमर उन नबी, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक डॉक्टर, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ आदमी। सरफेस पर देखा जाए तो एक एजुकेटेड प्रोफेशनल, लेकिन एजेंसीज को शक था कि इसी आदमी ने सुसाइड बॉम्बिंग एग्जीक्यूट की थी। DNA एनालिसिस और व्हीकल ट्रेसिंग ने इन्वेस्टिगेटर्स को और भी गहरे नेटवर्क तक पहुंचा दिया। मीडिया शॉक्ड था, क्योंकि ये ट्रेडिशनल टेरर प्रोफाइल नहीं थी, ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म का नया चेहरा था। NIA रेड्स के दौरान जो रिकवरी हुई, उसने एजेंसीज को भी हिला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स ने लगभग 2600 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल, 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और वेपन्स रिकवर किए। ये एक्सप्लोसिव्स एक साथ नहीं खरीदे गए थे। एजेंसीज का मानना था कि उन्हें छोटी छोटी क्वांटिटीज में कई महीनों तक कलेक्ट किया गया, ताकि सर्वेलेंस सिस्टम्स को डॉज किया जा सके। जब NIA ने सस्पेक्ट्स के डिजिटल फुटप्रिंट्स एनालाइज किए, तब एक और डार्क लेयर सामने आई। इनक्रिप्टेड चैट्स, फॉरेन हैंडलर्स, कश्मीर और हरियाणा के बीच सस्पिशियस मूवमेंट्स और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन पैटर्न्स। इन्वेस्टिगेटर्स को शक हुआ कि मॉड्यूल का कनेक्शन पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट जैश-ए-मोहम्मद से हो सकता है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम पहले भी भारत पर हुए कई बड़े अटैक्स में सामने आ चुका था। लेकिन सबसे शॉकिंग रेवलेशन अभी बाकी था। इन्वेस्टिगेटर्स को मोबाइल डेटा और रिकॉनेसेंस ट्रेल्स से पता चला कि रेड फोर्ट ब्लास्ट शायद ओरिजिनली रिपब्लिक डे पीरियड को टारगेट करने के लिए प्लान किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सस्पेक्ट्स ने जनवरी 2026 से पहले कई बार रेड फोर्ट और नियर बाय VVIP मूवमेंट रूट्स की स्काउटिंग की थी। अगर ये थ्योरी सही थी, तो इसका मतलब था कि अटैकर्स का ओरिजिनल टारगेट और भी ज्यादा डेवास्टेटिंग हो सकता था। इस रेवलेशन के बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पूरे नेशनल कैपिटल रीजन का सिक्योरिटी ऑडिट शुरू कर दिया। टूरिस्ट मॉन्यूमेंट्स, मेट्रो हब्स और सेरेमोनियल रूट्स पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई। कुतुब मीनार से लेकर इंडिया गेट तक सर्वेलेंस प्रोटोकॉल्स बढ़ा दिए गए। 12 नवंबर 2025
यूनियन कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग हुई। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस इंसिडेंट को टेररिस्ट अटैक माना। कैबिनेट रेजोल्यूशन में विक्टिम्स के लिए शोक व्यक्त किया गया और एंटी टेरर ऑपरेशंस को और अग्रेसिव बनाने का संकल्प लिया गया। ब्लास्ट के सर्वाइवर्स ने बाद में बताया कि एक्सप्लोजन के तुरंत बाद आसमान का रंग बदल गया था। धुआं और जलते टायर्स की स्मेल कई घंटों तक हवा में थी। मेट्रो एग्जिट्स पर लोग अपने रिलेटिव्स को ढूंढ रहे थे। हॉस्पिटल्स के बाहर पैनिक था और टीवी चैनल्स पर बार बार एक ही फुटेज चल रही थी, जलती हुई गाड़ियों के पीछे खड़ा रेड फोर्ट। वही रेड फोर्ट जहां हर साल 15 अगस्त को भारत का तिरंगा लहराता है। वही रेड फोर्ट जिसे शाहजहां ने 1639 में बनवाया था और जो भारत की सॉवरेनिटी का सिंबल माना जाता है। एनआईए इन्वेस्टिगेशन महीनों तक चलती रही। फरवरी 2026 तक मल्टीपल अरेस्ट्स किए जा चुके थे। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल एप्रीहेंडेड सस्पेक्ट्स की संख्या 11 तक पहुंच गई थी। एजेंसीज नेशन वाइड रेड्स कंडक्ट कर रही थीं। फाइनेंशियल ट्रेल्स ट्रेस किए जा रहे थे। डिजिटल प्रोपेगेंडा चैनल्स मॉनिटर किए जा रहे थे। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा शायद ये था कि अटैकर्स किसी हिडन जंगल कैंप से नहीं आए थे। वो एजुकेटेड थे, अर्बन नेटवर्क्स का हिस्सा थे और उन्होंने भारत की सबसे प्रोटेक्टेड कैपिटल सिटी के दिल तक पहुंचने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजिकल कैमोफ्लेज और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का इस्तेमाल किया था। 10 नवंबर 2025 की वो शाम सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं थी, वो एक वार्निंग थी। एक वार्निंग की नए दौर का आतंकवाद सिर्फ बॉर्डर्स के पार नहीं छुपा होता। कभी कभी वो यूनिवर्सिटीज, इनक्रिप्टेड चैट्स और ऑर्डिनरी आइडेंटिटीज के पीछे भी पल रहा होता है। और शायद इसीलिए रेड फोर्ट के पास हुआ वो ब्लास्ट भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं, बल्कि एक नई इनविजिबल वॉर की शुरुआत बन गया।